नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमोल देशमुख स्वागत करता हूं आपका। अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी के साथ अगर आप कोई भी किसी भी आईबीपीएस हो गया, उसके बाद में रेलवे या फिर किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके सामने जो संकट होता है वो होता है इंग्लिश ग्रामर की स्टडी। कहाँ से शुरू करें और कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझें, ताकि आपकी पोजीशन या फिर पोस्ट जो है वो क्लियर हो पाए। मैं जानता हूँ अगर आप ज़ीरो लेवल से भी अगर शुरुआत कर रहे हो या फिर आप एक बिगिनर हो, ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हो, मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे, तो आपको इसके बाद दोबारा कभी भी किसी भी इंग्लिश टीचर के पास जाकर आपको इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए माथा फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये रिजल्ट देने वाली आसान मेथड है। जितने भी स्टूडेंट्स ने अपनी पोजीशन को ग्रैब किया है ना, वो सिंपल सिंपल लॉजिकल सिंपल इजी मेथड को अप्लाई करते हैं, और वही हम आज देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सर पहले ग्रामर करें या वोकैबुलरी करें, ग्रामर करे या वोकैबुलरी करे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता सर, पढ़ने में डर लगता है तो क्या करूं। और अब वोकैबुलरी सर, वर्ड्स कैसे याद रखूं, इतने सारे वोकैबुलरी वर्ड्स है, वो रट्टा मार कर तो याद नहीं रख सकते। फिर ऐसी क्या स्ट्रैटेजी है जो स्टूडेंट्स अपनाते हैं जिनका पोस्ट क्लियर होता है, वो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, वो हमने देख ली है। ग्रामर रूल्स बहुत सारे हैं, सब याद नहीं होते तो क्या करें सर। और पैसिव और एक्टिव वॉइस नरेशन में बार बार गलती होती है। इन 5 क्वेश्चंस की हमने स्ट्रैटेजी देखी थी। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले का जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा। नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज हम सॉर्ट करेंगे स्टूडेंट्स की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 5 प्रॉब्लम्स है। वो है कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़े ताकि आंसर्स आपको जल्दी मिले। पैसेज सॉल्विंग करने में स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी दिक्कत होती है। कई स्टूडेंट्स का तो वो पैराग्राफ या फिर पैसेज है वो पूरा पढ़ना ही नहीं होता है। आंसर्स आपको क्या कहते हैं कि ढूंढने में काफ़ी दिक्कत परेशानी होती है, और ऐसे में टाइम कंज्यूमिंग ये टास्क है और इसको आपको कंप्लीट करना होता है, तो आपका दिमाग जवाब दे देता है। और कहीं ना कहीं आपकी मेहनत जो है वो मतलब 1-2 मार्क की वजह से क्या होती है, रुक जाती है। तो इसके लिए कॉम्प्रीहेंशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड मीनिंग आता है लेकिन ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है। एरर डिटेक्शन कैसे सीखे, एसएससी के लिए कितनी वोकैबुलरी आनी चाहिए, और क्लोज टेस्ट हमेशा गलत क्यों होता है, ये 5 क्वेश्चन जो है ना ये आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन कैसे फास्ट करें। देखो, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आपकी समझ चेक की जाती है। अगर आपको एक पैसेज दिया गया तो पैसेज को पढ़कर नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप क्विकली इजीली ऑटोमेटिकली विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हो या नहीं। शर्त उनकी ये नहीं है कि आपको जो पैसेज दिया है वो सबको समझ में आना ही चाहिए। उनके डिमांड, उनकी मांग यही है कि हमने जो नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स आपको ऊपर के पैसेज में से आपको निकालने हैं। तो पहली चीज ये यहाँ पर डाल लो कि जबरदस्ती आपको पूरा पैसेज समझने में आपकी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहले तो स्किम करना सीखो। स्किमिंग क्या होती है, जैसे ही आपके सामने अगर एक पैसेज आया है, ठीक है, तो उसको मतलब ऐसे नज़रों से बस देखना होता है। एक 2-4-5 सेकेंड, या फिर 2-4-5 सेकेंड नहीं, लेकिन एक 30 सेकेंड के लिए आपको उसको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना होता है। दैट इज स्किमिंग, स्किम करना। ठीक है, और उसके बाद आपको आंसर्स को क्या कहता है, लाइन में आंसर्स को पकड़ना होता है। और स्किमिंग करने के बाद आपने क्या करना होता है, क्वेश्चंस को रीड करना है। रीड करना, ठीक है, स्किम करना, और उसके बाद क्वेश्चंस को क्या करना, आपने रीड करना। और रीड करने के बाद फिर आप ऊपर दोबारा पैसेज में जाएंगे और आपको फिर स्कैन करना है। क्या करना है, स्किमिंग के बाद आपको स्कैन करना होता है। पर्टिकुलरली क्वेश्चन में आपको जो वर्ड मिला है उस वर्ड को आपने उस पैराग्राफ में वो वर्ड कहाँ पर है उसको स्कैन करना, और उसके आगे और पीछे के जो वर्ड्स है या सेंटेंसेस है उनको थोड़ा सा लॉजिकली एनालिसिस करके आपने क्या करना है, आंसर्स को प्रिटेंड करना है। सिंपल है। बस इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। बस वो हम धीरे धीरे, जैसे हमारे आगे के लेक्चर्स आएंगे तो कॉम्प्रिहेंशन का भी हम A to Z PYQ प्रीवियसली आपको किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे आंसर्स यहाँ पर डिटेल्ड करवा के लेंगे, और टाइम फ्रेम के अंदर करवा के लेंगे। 7 से 8 मिनट में आपका एक पैसेज सॉल्व करना
यहाँ पर आपको वो आदत बनानी है और वो करेंगे हम। कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करना होता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सवाल के आसपास के ही जवाब आपको, जैसे कि मैंने कहा, समझने की ज़रूरत नहीं होती है, वो करना होता है। 7वां सवाल स्टूडेंट्स का है, वर्ड मीनिंग आता है सर फिर भी गलती होती है, क्या करो? देखो ऑप्शंस जो है ना वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मीनिंग को पकड़ना है, ठीक है। कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस जो है ना वो बहुत बहुत बढ़िया होता चाहिए आपका। अब आपको अगर कुछ क्वेश्चन आया पैराग्राफ के नीचे, तो उस वर्ड के पर्टिकुलर वर्ड, अगर कोई वर्ड है वो आपको समझ में नहीं आया, तो उस वर्ड के आगे क्या लिखा है और पीछे क्या लिखा है उसको कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस से समझना है। अब कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस क्या चीज़ है, ये आपको कोई भी टीचर आपको फॉर्मली पढ़ा नहीं सकता, ये हमारी समझ है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब इसको हम अगर सेंटेंस में भी बोलते हैं, कहाँ जा रहे हो आप जा रहे हो, ठीक है। तो दोनों तरीके में आपको जो समझ है ना वो सुनाई देती है और वो फील होती है, लेकिन रिटर्न में ना वो फील नहीं होती है। तो उसको फील करने के लिए आपको वो जो कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस है वो डेवलप करना होता है। डोंट वरी, मैं कुछ ये फैंसी टर्म्स बोल के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, बस जस्ट ट्रस्ट मी। आपका वो जो सेंस ऑफ करेक्टनेस अगर डेवलप होगा ना, तो बिलीव मी, दुनिया का कोई भी पैसेज आपको दिया जाए, आईएलटीएस, जीमैट, टोफल, जीआरई, या फिर कोई भी कितनी भी हार्ड एग्जाम क्यों ना हो, तो वो आपको जो आंसर्स है वो लगभग आप मिला लोगे। प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ समझ में आएगा। प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। इडियम्स, फ्रेजेस आपको हर दिन क्या करने हैं, आपको याद करने हैं और कॉन्टेक्सचुअल अवेयरनेस में उसको आपको लिखना है। मानो किक अ बकेट, ठीक है, किक द बकेट ये एक इडियम है। तो इसको आपने अगर प्लेन सिर्फ किक द बकेट यानी कि मर जाना, बस इतना ही अगर आप सुनोगे पढ़ोगे, तो कुछ वक्त के बाद वो इन्फॉर्मेशन आपकी प्लेन ब्लैक एंड वाइट है, उसमें कोई इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो भूल जाओगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, किक द बकेट इस वर्ड को लेकर एक सेंटेंस बनाना है। लास्ट ईयर माई ग्रैंड मदर किक्ड द बकेट, ओके। तो ये सेंटेंस के साथ ना आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि इमोशनल, ये जो नॉन टीचिंग पार्ट है ना, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट वो ज़्यादा नहीं होती है स्टूडेंट्स की। तो सपोर्ट स्टडी के लिए मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको, इसके अलावा आपको खुद की सेल्फ स्टडी करनी है, और सेल्फ स्टडी के लिए आपको आपका इमोशनल इंटेलिजेंस आपको पावरफुल करना है। यूं ही रटते नहीं बैठना है, कुछ सिंपल सिंपल लॉजिकल टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, बस उनको फॉलो करिएगा, हर दिन फॉलो करिएगा। आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू कि 3 महीने में आपकी जो पोजीशन है, पोस्ट है, वो ज़रूर आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सर एरर डिटेक्शन कैसे करें? अब देखो, सेंटेंस को ना 3 से 4 पार्ट्स में आपको क्या करना होता है, बांटना होता है। सब्जेक्ट कौन सा है वो देखना है, उसके बाद में टेंस कौन सा है, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रीपोजिशन को चेक करना है। अब सब्जेक्ट और नाउन, सब्जेक्ट एंड नाउन, ये दोनों जो है ना वो डिफरेंट कंसेप्ट है। एक सेंटेंस में 2 या 3 नाउन्स हो सकते हैं, लेकिन उन 2-3 नाउन में से सब्जेक्ट कौन है ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको समझ में आएगा, और उसके बाद प्रीपोजिशन अगर है, कंजंक्शन है, तो वो अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको एरर डिटेक्शन में ज़्यादा समय नहीं लगता। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, जब भी आप स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग सुनोगे, देखोगे कहीं पर भी, तो उस स्पेलिंग को कम से कम 3 बार आपने लिखने की आदत खुद को ट्रेन करना है। कि मान लो अगर मैं कुछ क्या कहते हैं कि मिस्टेक को आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और करेक्ट वर्ड की स्पेलिंग मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आपने क्या करना है कि झट से 3 बार, एक बार कमेंट में लिखना है अगर हो सके तो, नहीं तो फिर आपने 3 बार अपनी नोटबुक में उस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है, ताकि वो यहाँ पर ट्रिगर हो जाए, यहाँ पर प्रिंट हो जाए, ठीक है। रिपीटेशन करना है, 3 से ज़्यादा बार करोगे तो वो फिर आप मतलब उसमें आप हासिल कर लोगे पूरे मार्क्स, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्क्स और जो पोजीशन लेनी या देनी होती है ना, वो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन से ही मिलती है, या फिर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन से ही चली जाती है। तो इसके लिए खुद को ट्रेन करो, ठीक है। अब आते हैं अगला सवाल कि सर कितनी वोकैबुलरी चाहिए, कितने वोकैबुलरी वर्ड्स की ज़रूरत होती है? तो देखो, वोकैबुलरी वर्ड्स 1000 से 2000 हाई फ्रिक्वेंटली वर्ड्स की ज़रूरत होती है, और लगभग इसमें से 50% वर्ड्स जो है ना वो आज आपके यहाँ पर है। सिर्फ 50% ही वर्ड्स आपको करने हैं। 700-800 वर्ड्स अगर आप भी कर लेते हो, या फिर हमने तो इस पर 4800 वर्ड्स
टारगेट भी रख रखा है एसएससी के लिए 60 दिनों का। हर दिन 80 वर्ड्स हम कर लेते हैं इसमें, सिनोनिम एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हम करवा के लेते हैं। तो ये 4800 वर्ड कर लिए ना आपने, तो आपकी 101% पोजीशन निकलनी ही है। लेकिन हाई फ्रिक्वेंटली वर्ड जो है वो 1000, 1500 से 2000 आपको करने ही है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए। 500 सिनोनिम एंटोनिम करने हैं, 1000 आई मीन 100 आपने इडियम्स और फ्रेजेस भी करने हैं। मैं इसमें 200 ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। प्रीवियसली जो भी इडियम्स है सारे के सारे आप कर लीजिएगा, क्योंकि एज अ पेपर सेटर अगर एसएससी ने मुझे कहा कि सर आप एग्जाम के लिए क्या करिएगा कि क्वेश्चन सेट करिएगा, तो मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा, ज़्यादा कुछ क्रिएटिव करने की नहीं सोचूंगा। नॉर्मली हर एग्जामिनर जो है ना वो क्या करते हैं कि इससे पहले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो कभी दोबारा नहीं पूछे गए, तो मैं उन पर टारगेट करता हूँ। और वो उनका बेसिकली उतना रिसर्च होता है, उनका अवेयरनेस होता ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका फोकस होता है कि जो प्रीवियसली आस्क क्वेश्चन है उस पर ही वो तैयारी करते हैं, या फिर सेंटेंस को या फिर कुछ ऑप्शंस अदल बदल दिए या फिर मिलता जुलता कुछ वर्ड डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू जो है ना, हर कोई टीचर आपको यही कहेगा कि पीवाईक्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे चैनल पर हम पीवाईक्यू जो है वो थरली डीपली हम कर लेंगे। अगला है क्लोज टेस्ट गलत क्यों हो जाता है। देखो, क्लोज टेस्ट कोई बहुत बड़े हवा नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको जो रिक्त जगह है उसको बस भरना होता है। अब पूरा पैराग्राफ एक ही थीम पर होता है, जो भी आपको क्लोज टेस्ट में जो दिया जाता है ना, उसमें जो पैराग्राफ है ना वो एक थीम पर होता है। वो थीम क्या है, हम जब आएंगे ना क्लोज टेस्ट पे तो वो आपको समझाऊंगा, मोटा मोटी यहाँ पर समझाता हूँ। पहले पैराग्राफ को पढ़ो, फिर हर ऑप्शन में लॉजिक और फ्लो को चेक करना होता है, ठीक है। जैसे लॉजिक हो गया और सेंटेंस वर्ब एग्रीमेंट हो गया, और उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। और यहाँ पर प्रपोजिशन कंजंक्शन क्या आ सकता है वो लॉजिकली आपको चेक करना होता है। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है कि ग्रामर और थोड़ा सा लॉजिक और थीम का जो थोड़ा सा सेंस है ना वो आपको पकड़ना होता है, और इससे आप क्या हो जाओगे कि क्लोज टेस्ट के चैंपियन हो जाओगे। तो आज के वीडियो में हो सकता है कि आपके कुछ डाउट्स हो, मैंने इसमें इंक्लूड ना किए हो, तो ज़रूर आप आपके जो डाउट्स है वो कमेंट में आप नीचे लिख सकते हो। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगले वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। टिल देन, बाय बाय।